हेलो दोस्तों, पीसीएस सारथी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं अभिनव राज आपके लिए 67th बीपीएससी मेंस को टारगेट करते हुए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आ रहा हूं। यहां पर हमारा यही मकसद है कि हम आपके साथ उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लें जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके आगामी परीक्षा में आने वाले हैं। यहाँ पर हमारा यही पैटर्न रहेगा कि आपको वो सारा कंटेंट हम गैदर करा दें, एक जगह पर एक्युमुलेट करा दें, जिसके बेसिस पर आप एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं। हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको नज़र नहीं आए और पैटर्न्स में चेंजेज वगैरह होते रहते हैं, कुछ नया टाइप का एक्सपेरिमेंट कर दिया बीपीएससी, तो वहाँ पर आपके पास इनफ पॉइंट्स रहेंगे, आपके पास फॉर्डर पॉइंट रहेगा कि आप घबराएंगे नहीं, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप अपने आंसर्स को लिखिए, लिखने के बाद आप मुझे यहाँ पर टेलीग्राम पर भेज दीजिए अभिनव_sir_bpsc पर, और मैं उन आंसर्स को इवेलुएट करके आपको बता दूंगा कि आपके आंसर में क्या कुछ सुधार की जा सकती है, कहाँ कहाँ इसमें चेंजेस की जरूरत है, कहाँ एडिशन होना चाहिए, कौन चीज़ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ इस तरीके से। और अगर डेली बेसिस पर आप भेजते रहेंगे और डेली बेसिस पर आप राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, समय को काफ़ी जुडिशियल यूज करना है, काफ़ी क्रूशियल टाइम है आपके लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुंडा रिवोल्ट। यानी जब हम जीएस पेपर 1 की बात करते हैं तो वहाँ पर ट्राइबल रिवोल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या कह लें कि ट्राइबल रिवोल्ट नहीं तो रिबेलियन कह के, अपसर्जिंग कह के, किसी भी रूप में कहने का मतलब है कि जो जनजातीय विद्रोह है उस पर सवाल बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। जो हमारा लास्ट वीडियो था उस पर वहां पर हमने डिस्कशन किया था संथाल विद्रोह के बारे में। बीपीएससी में जो सवाल पूछा जाएगा तो हो सकता है कि संथाल विद्रोह पूछ लिया जाए, या फिर मुंडा विद्रोह पूछ लिया जाए, या दोनों में कंपेयर करके पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमारा यही कहना है कि आप चीज़ों को देखना सीखिए, सोचना सीखिए, ऑर्गेनाइज करना सीखिए, ये ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आप कुछ भी आएगा पॉजिटिव निगेटिव, फर्स्ट इंडिपेंडेंस का वॉर था कि ये कॉलोनियल एंटी कॉलोनियल था कि नहीं था, क्या ये बस एक फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट था, या एक सोशल अवेकनिंग मूवमेंट भी था, ये समाज को जागृत करने वाला कोई आंदोलन था कि नहीं था, उसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे आयाम हैं, और आप सारे चीज़ों को कनेक्ट करके लिख सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जिसको आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉपी जांचने वाले व्यक्ति का उस पर ध्यान जाना चाहिए कि हाँ आपने इस तरीके के टर्म्स का प्रयोग किया है। जैसे कि जब मैं जनजातीय विद्रोह की कल बात कर रहा था तो वहाँ पर मैंने कार्ल मार्क्स का हवाला दिया था। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, आप अपने आंसर में उस बात को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिए, कल भी इस पर चर्चा हुई थी, फिर से आज थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं, और मेरा यही सलाह होगा आप सभी लोगों से कि जो ये मुंडा रिबेलियन वाला मेरा वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले आप जाके संथाल रिबेलियन वाला आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने काफ़ी अच्छे से इलाबोरेट वे में सबाल्टर्न का डिस्कशन किया है कि कैसे वो डिफरेंट है कन्वेंशनल हिस्ट्री राइटिंग से और उसका क्या फ़ायदा मिलता है। जब हम ट्राइबल रिवोल्ट्स के क्वेश्चंस वगैरह की बात कर रहे थे तो इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। द अंडरलाइन ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव जो है ऑफ बिरसा मूवमेंट वाज इंटरनल प्यूरिफिकेशन एंड डिजायर टू रिमोट अलाइन गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। कहने का मतलब है कि 2012 में जो 53वीं से 55वीं बीपीएससी हुई थी वहां पर ये पूछ दिया गया कि जो बिरसा मूवमेंट था कहीं ना कहीं जो उसका अंतर्निहित एक मकसद था वो था कि आंतरिक प्यूरिफिकेशन किया जाए, खुद को स्वच्छ किया जाए, प्यूरिफिकेशन लाने का कोशिश किया जाए। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि हम उसके फिलोसफिकल पार्ट को भी समझने का कोशिश करेंगे। आप कहिएगा कि जीएस पेपर 1 ये तो इतिहास है, यहाँ सोसाइटी की बात कैसे हो सकती है, फिलॉसफी की बात कैसे होती है, तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट कैसे था। वो कहते हैं जब कि आप शराब पीना छोड़ दीजिए, मांस खाना छोड़ दीजिए, तो आप जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं, अंधविश्वास से अपने को दूर रखिए, शिक्षा को ग्रहण करिए। तो ये सब क्या है,
आप सोचिए कि एक छोटे से पैकेट में छोटा नागपुर के एक ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है और वहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसने लंदन जाके या फिर अमेरिका जाके कोई शिक्षा नहीं हासिल की है, वहीं पर जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह आई थी उन्हीं से वो ग्रहण करते हैं शिक्षा, बहुत कुछ सीखते हैं और जो क्रिश्चियन मिशनरीज का एविल मकसद है वो भी वो समझ के अपने ही लोगों को जागृत कर रहे हैं। यानी कितने अच्छे से उन्होंने एक लाइटनिंग थंडर का इस्तेमाल किया है। इस तरीके की बातों को आप पोर्ट्रे कर सकते हैं। या फिर जब ऐसा पूछा गया है, संथाल वगैरह पर बहुत बार सवाल आया है, मुंडा पर भी आते रहा है, जैसे कि बिरसा प्रोवाइडेड अ न्यू रिलीजियस लीडरशिप टू ट्राइबल स्ट्रगल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये एक्सप्लेन करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बिरसा मुंडा से ब्रिटिशर्स को कनेक्ट करते हुए सवाल पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर नई रिलीजियस लीडरशिप की बात की गई है। तो यहाँ पर बिरसा मुंडा को एज अ रिलीजियस प्रीचर अगर आप देखते हैं, जिन्होंने अपने को कहा कि मैं पैगंबर हूँ, मैं भगवान का मैसेंजर हूँ, मुझे यहाँ भेजा गया है लोगों के हितों के लिए, तो अगर इस तरीके की बातें की जा रही हैं तो उसको कैसे आप बताएंगे। या फिर इस तरीके का सवाल पूछा गया कि राइट अ क्रिटिक of the Birsa movement with a special reference to its nature and the lesson if left on tribal administration। ये 1999 में पूछा गया। तो ये जो सवाल है इसको आप कैसे देखते हैं। या फिर 93 में 1993 में पूछा गया था, ब्रीफली एक्सप्लेन द ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ बिहार विद स्पेशल रेफरेंस टू बिरसा मूवमेंट। तो यहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट्स को बताना है, इसमें संथाल वगैरह का भी जिक्र आएगा, लेकिन स्पेशल रेफरेंस जो है वो बिरसा मूवमेंट का कर दिया गया। आज का ये जो क्षेत्र है जहाँ पर ये संथाल ट्राइब्स या फिर मुंडा ट्राइब्स वगैरह रह रहे हैं, वो करीब करीब जो क्षेत्र है वो झारखंड वाला क्षेत्र हो जाता है। लेकिन आज़ादी के पहले का भारत और जब ये सब जनजातीय विद्रोह वगैरह हो रहे थे तो उस समय बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा एक ही हिस्सा हुआ करते थे। एक मेजर डिमार्केशन आता है कि ठीक है ये बंगाल का हिस्सा है, बाकी ये बिहार का हिस्सा है। बिहार से अलग हो जाता है ओडिशा और फिर बिहार से अलग होता है झारखंड, इस तरीके से। तो ये उसी धरती की हम बात कर रहे हैं जहां पर कि ये सब स्ट्रगल हो रहा था, उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन रहा है बिहार के साथ, इसलिए यहाँ पर सवालों में पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बिरसा मुंडा और उनके स्ट्रगल के बारे में, जिसको कि पॉपुलरली मुंडा रिबेलियन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर उस समय के सोशल सर्कमस्टांस को आप बताइए कि उस समय की सिचुएशन क्या थी। जैसे संथाल के लिए जिस तरीके का सिचुएशन था वैसा ही मुंडा के लिए बताएंगे। और हम देखते हैं कि जनरली जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो पीस लविंग पॉपुलेशन होती है। दे डू नॉट रेज देयर वॉइस unless their life, livelihood and their cultural identity are threatened। यानी कि जनरली ये जो जनजातियां हैं ये बहुत जल्दी वायलेंट नहीं होती हैं, बहुत जल्दी उग्र नहीं होती हैं, जब तक कि उनके इंटरनल मैटर्स में बहुत ज़्यादा कोई इंटरफेरेंस करता हो। जैसे कि मान लीजिए कि उनके लाइफ स्टाइल में आप उनके लाइफ स्टाइल को गलत बताने लगिए, या फिर उनके जीवन शैली में आप घुस जाइए, उनका जो अपना नियम कानून जो पंचायती था उसमें आप इंडल्ज हो गए और उनको हर समय डिमीन कर रहे हों, या फिर उनके कल्चरल आइडेंटिटी पर जब मुश्किलें बढ़ने लगे कि नहीं आपको आपके भाषा में नहीं बात करना है, आपको अंग्रेजी में बात करना है या किसी और भाषा में बात करना है, तो इस तरीके की अगर समस्या उत्पन्न होगी तो दिक्कतें होंगी। और ब्रिटिश का जो कॉलोनियल एरा था, जो कॉलोनियल रूल था, उसमें हम देखते हैं कि ये सब कुछ जो जंगलों में लोग रह रहे थे उनके साथ ये निरंतर हो रहा था, नियमित तौर पर हो रहा था। सोचने वाली बात यह है कि ये ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि जंगल को अपना घर मानते थे, उन्हीं जंगलों से इनको खदेड़ दिया जाए, वहाँ पर इनके फॉरेस्ट राइट्स को ख़त्म कर दिया जाए, जंगलों में जाने से उन्हें रोका जाए, तो उन्हें कैसा लगेगा। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं हम। तो हम क्या देखते हैं कि बात हो रही है 19वीं सेंचुरी की। इसके पहले आप समझिए भारत में क्या है कि ट्राइबल रिबेलियन के नाम पर इस क्षेत्र में बहुत बड़ा संथाल विद्रोह हो चुका है, उसका रिजल्ट दिख चुका है। बहुत ही महान क्रांति 1857 का जो विद्रोह है वो हो चुका है, जिससे कि बिहार झारखंड का क्षेत्र, खासकर जो देवघर आज का जो झारखंड का हिस्सा है, या फिर जगदीशपुर, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, सब कुछ जो है उसके इन्फ्लुएंस में आ चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का इग्नोरेंस जो है वो कम नहीं हो रहा है, और ब्रिटिश रूलर्स जो थे वो इग्नोर कर रहे थे जो भी सोशल और इकोनॉमिक ऑटोनॉमी थी इस बड़े सी आबादी की।
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ट्राइबल रिवेलियन होता है, मुंडा तो उसके फेस होते हैं बिरसा मुंडा, लेकिन बाकी बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो उनको डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया कि नहीं इस बार मुंडा विद्रोह है तो इसमें संथाल भाग नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, लीडरशिप इससे पहले संथालों की थी, इस बार जो मेजर लीड था वो मुंडा कम्युनिटी के तरफ से था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब आर्गुमेंट्स दिए जा रहे थे और ये समझ आने लगा था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो अपने काम को बखूबी निभा रहे थे, जिस पर्पस से आए थे वो अपने पर्पस को पूरा करने में लगे थे। ये जो ट्राइबल ड्वेलर्स लोग थे जो कि अपना एक सिस्टम बना के रखे थे, उनको उनके रिलीजन से, उनके वे ऑफ लाइफ से उनको डेविएट करके और उन्हें क्रिश्चियनिटी में ढकेला जा रहा था। हो सकता है कुछ लोभ देके, कुछ लालच देके, या डरा के, धमका के, सता के, किसी भी तरीके से हो रहा था। प्रीवियसली ये नेचर के वर्शिपर्स थे, एनिमल की पूजा करते थे, और हिंदू में जो कल्ट है वैष्णविज्म, उससे ये कहीं ना कहीं अपने को कनेक्ट करके देखते थे। और जो चैतन्य महाप्रभु थे, वैष्णव संत थे, उनसे ये लोग प्रभावित थे कहीं ना कहीं। और ऐसा इंस्टेंस मिलता है कि इनका एक क्लोज रिलेशन रहा वैष्णविज्म हिंदुइज्म के साथ। और अब क्या है कि यहाँ पर इम्पोज किया जा रहा है क्रिश्चियनिटी, ये भी एक बात है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिलीजियस जो मैटर्स वगैरह हैं, जो प्रैक्टिसेज हैं, उसमें हो सके कि इंटरफेरेंस डायरेक्ट ना दिखता हो। लेकिन हम क्या देख रहे थे कि जो लोगों का अपना बिलीफ सिस्टम था उस पर ही डायरेक्ट हिट कर रही थी ये क्रिश्चियन मिशनरी। हर तरीके से गलत बताया जा रहा था, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बताया जा रहा था, और इसी का देन हुआ कि लोग परेशान हो रहे थे। बाकी जो सरकमस्टांस थे कि उन्हें खदेड़ा जा रहा है, जो उनकी ज़मीन है उस पर दखल किया जा रहा है, ये सब तो चल ही रहा है। जो उनका ज़मीन था उसी पर वो लैंडलेस लेबर हो जाते हैं। जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं छोटा नागपुर एरिया के, वो विद्रोह का बिगुल बजाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे रिवोल्ट्स होते हैं, मुंडों के द्वारा, कोल के द्वारा, हो के द्वारा, या फिर ओरोन के द्वारा, और जो खरवार हैं। ये सब कुछ पहले हो चुका था, जैसा कि होते आया था। लेकिन ये हम देखते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर हुआ, बहुत लार्ज संख्या में लोग जो हैं एक साथ पोलराइज हुए, और यह सब हो रहा था। ये आज से नहीं शुरू है, ये 1789 से हो रहा था। लेकिन अब कहते हैं ना कि किसी चीज़ का हद हो जाना, तो ये हद हो गया था। और डायरेक्ट अगर ब्रिटिशर्स इन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे थे, तो जो नॉन ट्राइबल एक्सप्लॉइटर्स थे, हो सकता है कि वो मैदानी भाग में रहने वाले जो यहाँ के जमींदार वगैरह हैं, कई बार सरदार वगैरह थे, ब्रिटिशर्स भी कई जगह इन्वॉल्व थे, या वहीं के जो सेठ साहूकार वगैरह थे, जो थोड़ा बढ़े चढ़े दबंग टाइप के लोग थे, वो इनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। तो अगर बिरसा मुंडा को हमें समझना है तो उनके 3 कंपोनेंट्स को हम समझ सकते हैं। बिरसा मुंडा की लीडरशिप क्वालिटी, इससे भी सवाल पूछा जाता है, और किस तरीके से एक एजिटेशन की शुरुआत होती है, विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है, और एक हो गया कि कैसे उन्हें अरेस्ट करके फिर रिलीज किया जाता है, और वो उनकी कैसे फिर बाद में वो जब पकड़े जाते हैं और उनकी जेल में डेथ हो जाती है बीमारी से, और चूंकि उन्हें सही हेल्थ केयर वगैरह नहीं प्रोवाइड किया गया। और ये सब कुछ हम समझेंगे। फिर बिरसा एज ए सोशल रिफॉर्मर भी हम देखेंगे। तो देखिए, थोड़ा हम यहाँ पर इन पर्सन स्पेसिफिक जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। तो इनका जो जन्म है ये एक गांव में हुआ था, उली हातू गांव में, उली हातू। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ नोट कर सकते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी में, जो आज का झारखंड है। कब जन्म हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को। ये वही साल है, आप वैसे कनेक्ट करने के लिए याद रख सकते हैं, जब स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, मुंडा फैमिली में इनका जन्म होता है 15 नवंबर को। ये डेट इंपॉर्टेंट है। और क्या आप बता सकते हैं कि झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर का ही डेट है जब झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और इनके माता पिता के नाम जो हैं सुगना मुंडा और करमी हातू था। ये अगर इनकी चाइल्डहुड को हम देखना चाहें, समझना चाहें, तो टिपिकल मुंडा फैशन के मतलब रूट से आते थे, और काफ़ी गरीबी में इनका बचपन गुजरा है। और ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं या कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, और इस तरीके से जो उनका नाम है बिरसा मुंडा से बिरसा डेविड या फिर बिरसा दाऊद हो जाता है।
और ये ऐसा क्रिश्चियनिटी में उन्हें क्यों कन्वर्ट होना पड़ा, ताकि वो एजुकेशन इम्पार्ट वो कर सके, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। और यही तो मिशनरीज वगैरह कर रहे थे, लोगों का धर्म परिवर्तन कर दे रहे थे इस नाम पर कि तुम्हें शिक्षित करेंगे। ठीक है, आप याद करिए 1813, 1833 ये सब जब एक्ट्स वगैरह आ रहे थे तो किस तरीके से वहाँ पर हम देखते हैं कि सेपरेट एजुकेशन के लिए कभी 1 लाख आता है, कभी क्रिश्चियन मिशनरीज को ऑर्डर दे दिया जाता है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो उसका ये फलस्वरूप हमें देखने को मिलता है। और उनका जो बचपन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चाईबासा में गुजरता है, यानी कि जो सिंहभू का क्षेत्र है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके ऊपर, इनके दिलो दिमाग पर नेशनल मूवमेंट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा जाता है। इनके जो पिता हैं उनको इंट्रोड्यू कर लेते हैं मिशनरी स्कूल से, और बिरसा के मन में हम देखते हैं कि एंटी गवर्नमेंट और एंटी मिशनरी स्टैम्प जो है उनके दिमाग पे छप जाता है। इतने कम उम्र में ये इतने साइंटिफिक टेम्परामेंट के थे। अब वैसे भी सोचिए कि इनकी जो जीवन है मैक्सिमम मतलब 24 साल की है ढंग से करीब, और उसमें ये इतना कुछ कर बैठे हैं। ये अपने आप में बहुत अजीब बात है कि इतने कम उम्र का व्यक्ति इतना कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट का हो सकता है, इतना कुछ उसको सोशल अवेकनिंग, नॉलेज वगैरह, ज्ञान की प्राप्ति इस हद तक होती है। और उनको हर चीज़ का मतलब समझदारी है, सोशल रिफॉर्म भी समझ रहे हैं, मिशनरीज का मकसद भी समझ आ रहा है, एंटी कॉलोनियल माइंडसेट भी उनका डेवलप हो चुका है। तो आप इस बात को बता सकते हैं। अब 1890s की बात करें, 1875 में जन्मे हैं, तो देखिए यानी कि जब ये 15 साल प्लस के होते हैं, ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू हिज पीपुल अबाउट द एक्सप्लॉइटेशन डन बाय ब्रिटिशर्स। ये बताना शुरू करते हैं कि किस किस तरीके से आपका दोहन हो रहा है, ये आपको समझ आना चाहिए, जो कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। जो ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसीज थे और ये सब कुछ वो बताते हैं लोगों को, और किस तरीके से उनका जो जीवन है तबाह हो रहा है इसके बारे में बता रहे थे। और अनदर प्रॉब्लम वाज दैट ऑफ कल्चरल बिलिटिलमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपुल बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। तो अगर कोई आपके कल्चर पर, आपके सभ्यता पर, आपके संस्कार पर प्रहार करेगा तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? जो चीज़ आपको आपके फोर फादर से, बाप दादाओं से मिली हो और उसको कोई एक तरीके से सुधार के नियत से नहीं बताएगा कि इसमें क्या कमियां हैं, क्रिटिसाइज करने के लिए बताएगा, तो ये तो कहीं से भी तर्क संगत या न्याय संगत नहीं प्रतीत होगा। यही वहाँ भी होता है। और यहाँ पर जो मुंडा लोग थे वो यहाँ पर ज्वाइंट लैंड होल्डिंग का सिस्टम फॉलो करते थे। देखिए आज जब हम बात करते हैं मॉडर्न सोसाइटी की तो चकबंदी वगैरह का कंसेप्ट का बात किया जाता है कि अलग अलग छोटे छोटे लैंड पैकेट्स हैं, तो लोग अगर अपने ज़मीन के टुकड़े को एक साथ मर्ज कर देते हैं तो एक ही एरिया बन जाएगा, एक चक जैसा हो जाएगा। और उसमें क्या है कि यहाँ पर खेती की जाएगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, अच्छा खासा यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन को हम इग्नोर कर सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। और उस समय ट्राइबल एरिया में ये ज्वाइंट लैंड होल्डिंग सिस्टम, खूंटा काटी सिस्टम फॉलो किया जा रहा था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप मेंशन करेंगे। और ब्रिटिश रिप्लेस कर देते हैं इसको इग्लेटेरियन सिस्टम से, मतलब ये जो इग्लेटेरियन सिस्टम था इसको रिप्लेस कर देते हैं जमींदारी सिस्टम से। वहाँ पे जमींदारी प्रथा ला दिया जाता है, जमींदार जो हैं वो रैयत को ज़मीन अलॉट कर देते हैं और ये इनका जो जमीन था उस पर ये लैंडलेस रैयत हो जाते हैं, खेती करते हैं। अब उन्हें रेंट भी पे करना है। ये वो पॉपुलेशन है जो कि अभी आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके के मॉनेटरी सिस्टम में खुद को इन्वॉल्व नहीं की है, अब उनको टैक्स पे करने के लिए कंपेल किया जा रहा है। ओके, और ये दिन प्रतिदिन इस तरीके से गरीब होते जा रहे हैं, डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। दौर आ चुका है 1894 का, और उम्र के हिसाब से बता दूं तो बिरसा मुंडा जो हैं वो करीब 19 साल के हैं। बिरसा अनाउंस्ड हिज डिक्लेरेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द दिखूज। दिखू का मैंने शाब्दिक अर्थ बताया था, आउटसाइडर्स को दिखूज कहा जाता था। जो परेशान करने वाले लोग थे, दिक्कत दे रहे थे, उन्हें दिखूज कहा गया। ये वो नॉन ट्राइबल लोग थे जो कहीं ना कहीं परेशान कर रहे थे, दोहन कर रहे थे, शोषण कर रहे थे ट्राइबल पॉपुलेशन का। और इस तरीके से ये उसको नाम देते हैं उलगुलन। उलगुलन यानी कि मातृभूमि के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, होली वॉर जो लड़ी गई, मुंडा उलगुलन।
This is a very important rebellion in tribal people among various upsurgings of the tribals and peasants in the 19th century. और ये जो उलगुलन है इससे हमें ये समझ आता है कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो प्रेरित होते रही हैं, उन्हें प्रेरणा मिलता रहा है। और बिरसा मुंडा केवल उस फ्रंट पे नहीं काम कर रहे थे कि केवल यहाँ से दिखूज को और ब्रिटिशर्स को खदेड़ दिया जाए, बल्कि ये इस फ्रंट पे भी काम कर रहे थे कि यहाँ सोशल रिफॉर्म हो, रिलीजियस रिफॉर्म हो, केवल क्रिटिसाइज नहीं किया जाए। जो भी दिक्कतें थी ट्राइबल सोसाइटीज में उसको एक्नॉलेज कर रहे थे और उसमें किस तरीके से सुधार किया जा सके इस पर इनका विशेष जोर था। तो ये अपना रिलीजन स्टार्ट करते हैं और प्रोक्लेम करते हैं खुद को ही वाज गॉड्स मैसेंजर, यानी कि ये पैगंबर हैं या मैसेंजर हैं भगवान के। बहुत सारे जो मुंडा ट्राइब्स थे या फिर खरिया ट्राइब थे, ओरोन थे, वो एक्सेप्ट करते हैं उन्हें अपना लीडर, एक नेता के तौर पर। बहुत सारे जो बाकी हिंदू और मुस्लिम्स थे वो भी आते हैं इस नए लीडरशिप को देखने के लिए, यानी अगल बगल की जो पॉपुलेशन थी, हो सकती है कि वो गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मिल्कमैन, जो आजू बाजू के फ्रिंजेज में रहते थे, वो भी प्रभावित हो रहे थे इस 19 साल के लड़के के इच्छा शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से। यहाँ मुंडा सोसाइटी में जो सुप्रीम गॉड हैं उनको सिंह बोंगा कहा जाता है। सिंह बोंगा का मतलब होता है सन गॉड। उनके हिसाब से जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण ये गॉड सिंह बोंगा कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नेचर का ये वर्शिप कर रहे हैं। सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है और सन को जैसे कि इस क्षेत्र में कल्चर भी है कि एक तरीके से ट्रिब्यूट देने के लिए छठ पूजा वगैरह किया जाता है। ढलते हुए सूर्य को नमन करना, उगते हुए सूर्य को नमन करना उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। तो यहाँ पर इसी तरीके से सन गॉड की पूजा की जाती थी। और यहाँ पर ये बात करते हैं कि एक मतलब कि भगवान होने चाहिए, बहुत सारे भगवान की आवश्यकता नहीं है, मोनोथिज्म की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बिरसा एडवोकेट करते हैं ट्राइबल पीपुल टू शन द मिशनरीज एंड रिवर्ट टू देयर ट्रेडिशनल वेज, कि वो कहते हैं जैसे कि आप देखिए स्वामी जैसे कि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, यानी कि जहाँ आपके रूट्स हैं उस तरफ। यही बात यहाँ भी कहा जा रहा है। और ये एक तरीके से जो आगे हम देखते हैं गांधी जी का जो एक अवतार यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, तो यहाँ पर वो सिविल डिसोबीडियंस नजर आया शुरुआती दौर में, जब बिरसा मुंडा अपने लोगों को बताते हैं कि आप टैक्स मत दीजिए, पीपुल डू नॉट पे टैक्स, ये होता है। बाद में आगे चल के 1895 में, यानी जब वो 20 साल के थे तो अरेस्ट कर लिए जाते हैं और 2 साल बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, यानी समय आ गया है 1897 का। अब हम उसके और 2 साल बाद की बात करते हैं, 1899 की। ही रिज्यूम्ड हिज आर्म्ड स्ट्रगल अलॉन्ग विथ द पीपुल। और यहाँ पर पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, चर्चेज, जमींदारों के घर को अटैक किया जाता है, जला दिया जाता है, जो भी वहाँ रिकॉर्ड्स वगैरह थे उनको तहस नहस कर दिया जाता है। और आगे चल के हम देखते हैं कि सन 1900 में इनको जामखो पाई फॉरेस्ट से पकड़ लिया जाता है चक्रधरपुर में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जून 9 1900 में 1900 में जून 9 को इनकी डेथ हो जाती है। मतलब मात्र 25 साल की उम्र में इन्होंने वो सब कुछ कर लिया जो कि लोग अपने पूरे जीवन काल में नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा नाम, हर कुछ, यानी कि अगर कल्चरल एस्पेक्ट देखें, सोशल एस्पेक्ट देखें, रिलीजियस एस्पेक्ट देखें, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट देखें, हर डायमेंशन में इन्होंने अपने विजन्स को रखा, लोगों को मोबिलाइज किया, चैनलाइज किया, स्ट्रगल का मतलब समझाया। और कलरा नामक बीमारी से उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ऐसा मतलब बहुत जगह पे ये डाउट थ्योरी भी है कि क्या कलरा से ही डेथ हुआ था, इस तरीके से। तो अब आपके पास वो सारा फोल्डर पॉइंट है जो कि जरूरी है एक आंसर को तैयार करने के लिए। यहाँ बिरसा मुंडा के बारे में आप बता सकते हैं। एक ट्रिब्यूट के तौर पर बिरसा मुंडा के लिए भारत सरकार के द्वारा पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया गया था। हम ये देखते हैं कि जो एयरपोर्ट है रांची में वो भी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर है। तो लिगेसी जो है बहुत लंबी चौड़ी है और उसको यहाँ गिनाने अगर बैठ जाया जाए तो शायद 1 सवा घंटे कम पड़ जाए।
तो इनको इस रूप में आपको देखना है, एक सोशल रिफॉर्मर के हिसाब से, एक रिलीजियस रिफॉर्मर के हिसाब से, किस तरीके से ये एंटी कॉलोनियल माइंडसेट के थे, यहाँ पर जो इनका अपना खूटा काटी सिस्टम था उसको कैसे वापस लाने का प्रयास किए। तो इन्हें क्रश कर दिया गया, ये तो हमें समझ आता है कि इन्हें क्रश कर दिया गया, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि इनका क्या विजन था, किस तरीके से जो आने वाले स्ट्रगल्स थे इनसे इंस्पायर्ड होती रही हैं, पीढ़ियां अभी भी गौरवान्वित महसूस करती हैं और ये होना भी चाहिए, यही एक सच्चा ट्रिब्यूट है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि बीपीएससी के सिलेबस की ये सबसे खूबसूरत बात है कि हमें इन लोगों के बारे में पढ़ने का अवसर मिलता है, नहीं तो इस भाग दौड़ के जीवन में लोग इतना ज़्यादा इधर उधर व्यस्त हैं कि शायद हम पढ़ना भी शुरू करते हैं तो लिमिटेड लीडर्स को पढ़ के छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो रियल हीरोज़ हैं ये न इन्होंने साबित किया कि दृढ़ इच्छा शक्ति से बिना किसी भी रिसोर्स के आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आप बड़े से बड़े हुकूमत को चैलेंज कर सकते हैं। और इसका ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पर आंसर जो है हैंड रिटन नहीं डाला है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी लिखेंगे और मुझे आप यहाँ टेलीग्राम पर भेज देंगे। जैसे आप भेजेंगे तो हम आपके आंसर्स को पढ़ेंगे। आप इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समय के अंदर टाइम बाउंड मैनर में आप आंसर को लिखिए और भेजिए। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।